वेलकम टू माय चैनल। सो हमने फर्स्ट पार्ट में इससे पहले का किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था फार्मिंग इन पालमपुर से ऊपर तक। अब हमें फार्मिंग इन पालमपुर से स्टार्ट करना है। तो ये रहा लैंड। ओके, लैंड इज़ फिक्स्ड। इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि लैंड फिक्स्ड क्यों थी। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फार्मिंग थी वो पालमपुर में सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, जिससे लोग प्रोडक्शन करते थे और उसको ही कंज्यूम करते थे। तो 75% जो लोग थे जो कि वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन, जिनकी लाइवलीहुड जो कमाते ही फार्मिंग से थे, वो वहाँ पर 75% लोग वहाँ पर पालमपुर में ऐसे थे जिनका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट था। देन दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। कुछ फार्मर्स होते थे और कुछ फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स हो गए कि किसी और की लैंड पर लेबर की तरह काम करना, दैट इज़ कॉल्ड फार्म लेबरर। तो इन दोनों तरह के कुछ कुछ लोग होते थे वहाँ पर। देन The well-being of these people is closely related to production of the farm। और इनका मेन एम क्या होता था कि फार्मिंग करने से बस फार्म में हमें प्रोडक्शन हो जाए किसी चीज़ की, दैट इज़ द मेन एम ऑफ दीज पीपल। देन बट remember that there is a basic constant in raising farm production। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया होता था कल्टिवेशन करने के लिए वो फिक्स्ड रहता था। और 1916 से पालमपुर में देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो क्या है कि ये जितना भी एरिया था पालमपुर का जो कि फिक्स था, 1960 से लेकर इस वक्त में उनका जो लैंड एरिया था वो अभी तक इंक्रीज़ एक्सपैंड नहीं हुआ था। वो अभी तक उसी लिमिट के एरिया में काम कर रहे थे। By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land। तो मतलब जितना भी वेस्ट लैंड्स थे, मतलब जिन लैंड्स को कोई भी यूज़ नहीं करता था, वो कल्टिवेबल लैंड, उनकी जो सॉइल थी वो फर्टाइल बनाएगी जिससे कि उस पर फार्मिंग हो सके। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो उन लोगों के पास और वहाँ की गवर्नमेंट जो भी हेड था वहाँ का, उनके पास कोई और आइडिया नहीं था जिससे कि वो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंक्रीज़ कर सके। बस उनके पास यही था कि वो जो भी वेस्ट लैंड्स है जिनको कोई यूज़ नहीं कर सकता, हम उनको यूटिलाइज़ करें, उनकी सॉइल फर्टाइल करके, जो कि सूटेबल है फार्मिंग के लिए। उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ये वाला जो बॉक्स है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क आप करेंगे, यहाँ से आप पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बताना है कि ये क्या एक्सप्लेन करता है। बाद में फिर एक जो लास्ट वीडियो बनेगी तो मैं ये बॉक्सेस भी एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको सबके चेक करेंगे कि किसको अच्छे से समझ आए। देन सेकंड आता है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम सेम एक ही लैंड पर बहुत से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, इस तरह की क्रॉप्स जो थी वो यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश स्टेट है वहाँ पर थी। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सारे जो लैंड थे ना वो पालमपुर में कल्टिवेट किए जाते थे। कल्टिवेशन क्या होता है, जब हम सारा क्रॉप्स जो उग जाता है उसको, मतलब उगाने के प्रोसेस को ही हम कल्टिवेशन कहते हैं। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया, सारे लोग उसमें काम करने लगे। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में यानी कि जो खारे फार्मर्स हैं वो ज्वार, बाजरा, ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मार्क करना है, ये आ सकता है,
मैं एक बार सही से मार्क करके दिखा देती सो दैट यू कैन मार्क. ओके. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ये आप लिख सकते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. कैटल फीड के लिए, कैटल मतलब जो भी उनका जो भी एनिमल्स थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उनके लिए ये सारी चीज़ें वो उगाते थे ताकि उनका फोडर जो है वो भी हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, उनके लिए फोडर आ जाए एनिमल्स के लिए. देन इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन. ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है कि पोटैटो किस मंथ के बीच में ग्रो किया जाता था या कल्टिवेट किया जाता था. तो ये रहा, यहाँ पर से आप मार्क कर सकते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड डिसम्बर इन द विंटर सीजन. यहाँ से माँ के इन द विंटर सीजन राबी फील्ड आर सोन विद वीट. यहाँ तक. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the. okay, तो ये जो wheat ये रैबी सीज़न में उगाते थे, वो कंज्यूम करते थे अपनी फैमिली के लिए, बचा के रखते थे, और जो सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसको मार्केट में सेल करने के लिए, राजगंज उनकी मार्केट थी, ट्रेड साइट थी, वहाँ पर वो उसको बेच देते थे. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज कॉल्ड डिवोटेड टू, मतलब एक छोटा सा पार्ट जो है वो शुगर केन को भी दिया जाता था, जहाँ पर शुगर केन उगाई जाती थी हर साल. शुगर केन जो है एक जैगरी, जैगरी सबको पता है गुड़ जो होता है, तो उसका एक रॉ फॉर्म होता है शुगर केन. रॉ सबको पता है, मतलब पहले शुगर केन होता है, फिर शुगर केन से ही जो हमारा जैगरी बनता है. तो रॉ फॉर्म कौन सी हुई इसकी, शुगर केन हुई, शुगर केन से ही जैगरी बना. तो दैट इज़ वाई द शुगर केन इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ जैगरी, जो कि ट्रेडर्स सेल करते थे कहाँ पर, शाहपुर में. ये आपको मार्क करना है. देन द मेन रीज़न why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. अब ये कैसे हुआ कि जो फार्मर्स हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब 3 डिफरेंट क्रॉप्स हर साल पालमपुर में एक ही एरिया में ग्रो कैसे कर रहे हैं. ये इसकी वजह ये थी कि उनका जो इरिगेशन सिस्टम था वो बहुत ही वेल डेवलप्ड हो चुका था. इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो बहुत ही पहले आ गई थी पालमपुर में. और इसका सबसे जो मेजर इम्पैक्ट था, इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और इसका जो ये जो इसका मेजर इम्पैक्ट था, कहाँ थे हम, हाँ, मेजर इम्पैक्ट जो था उसने सिस्टम ऑफ इरिगेशन का था. सबसे बड़ा पार्ट सिस्टम ऑफ, जो इरिगेशन का सिस्टम इम्प्रूव हुआ था, सबसे बड़ा पार्ट रोल प्ले उसने किया है. पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. जो पर्शियन व्हील्स थे, आपने देखा होगा कि बहुत से टर्बाइन्स ऐसे टाइप के लगे होते जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह. तो वही थे वो स्मॉल फील्ड्स में यूज़ किए जाते थे इरिगेशन में, वेल्स में जो पानी जाता था, ये सब. देन पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफ़ेक्टिवली. तो लोगों ने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा एरिया कल्टीवेट कर रहे हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छी तरीके से. तो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने लिए. सून हाउएवर फार्मर्स ने भी अपने प्राइवेट ट्यूबवेल सेटअप करने स्टार्ट कर दिए. उससे क्या हुआ कि जो मिड 1970s थी, जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया था वो कितना था, अराउंड 200 हेक्टेयर्स इरिगेट हो जाता था उससे. देन ये वाला भी होमवर्क है, आप सारे होमवर्क करेंगे और शॉर्ट में मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने ये कैसे क्या पढ़ा है, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे. और आप बॉक्स 1 बॉक्स 2 करके रेफ़र कर सकते हैं इन बॉक्सेस को.
ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किस बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देन टू ग्रो मोर sorry to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। ये आ सकता है, मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं, जब हम एक से ज़्यादा क्रॉप एक लैंड पर एक पर्टिकुलर ईयर में हम जब ग्रो करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये सबसे कॉमन वे था जिससे कि लैंड पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती थी। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो सारे फार्मर्स थे, ऑलमोस्ट सारे फार्मर्स जो थे वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स तो पालमपुर में ग्रो करते थे। ओके देन मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। मतलब एटलीस्ट जितने भी फार्मर्स थे पालमपुर में वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो उगाते थे, और कुछ जो बचे हुए थे वो पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप ग्रो करते थे पास्ट 15 to 20 ईयर्स में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स गिवन है, वीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो, सबने देखी हुई है। देन आता है नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर सर्वे दिया हुआ है आपको, या ओके ये वाला सर्वे आप मुझे, ये जो मैं अगली अपनी जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये सारा देखूंगी, बट अभी के लिए मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये भी आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, आप फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये पूरा एक पेज ना इस पे बेसिस है। ओके देन हमारा थर्ड टॉपिक ये रहा, विल द लैंड सस्टेन। Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use। लैंड जो है सबको पता है हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें बहुत उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो जितनी भी हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं फार्मिंग के मेथड्स में, जितनी भी टेक्निक्स आई हैं फार्मिंग में नई मॉडर्न, उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ओवर यूज़ कर लिया है। हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, पर उन मेथड्स को यूज़ करने में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूज्ड हो गए। बहुत से सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम इंक्लूड करते हैं HYV सीड्स जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए थे फार्मर्स को। ये मतलब ज़्यादा क्रॉपिंग से रिलेटेड रेवोल्यूशंस थी। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सबको पता है हर चीज़ का एक्सेस होना बहुत ही हार्मफुल होता है, तो ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन में जब फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करवाए गए थे जिससे कि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो कुछ इंसेक्ट से बची रहें, तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने वो बहुत एक्सेस में यूज़ कर लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स विच लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो जब ग्राउंड वाटर का यूज़ करने लगे, कॉन्टिन्यूस यूज़ करने लगे फार्मर्स ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, तो उससे भी जो वाटर है वो डिप्लीट होने लगा। देन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। मतलब इनको बिल्ट होने में, बनने में बहुत साल लग जाते हैं, तो इसलिए जो है हमारे रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हम उनका बहुत ओवर यूज़ कर लेते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनको रिस्टोर करना बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर के लिए जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से रिसोर्सेस को यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी उनको यूज़ नहीं करना चाहिए।
ये सारे आप ये देख ही रहे होंगे, ये जितने भी बॉक्सेस यहाँ आ रहे हैं, मैं ये बाद में ही समझाऊंगी जब तक मुझे तुम्हारे कमेंट्स नहीं आएंगे नीचे कितने बच्चों को। मुझे कम से कम 10-15 बच्चों के यहाँ पर आंसर्स चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो मैं ये बॉक्सेस नहीं समझाऊंगी तुम्हें। ओके, देन फोर्थ आपका आता है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो फार्मर्स के बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, किस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। सबको पता है कि फार्मिंग के लिए लैंड कितनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर हैव सफिशेंट लैंड ऑफ कल्टिवेशन। ओके, जो लोग ज़्यादातर इंगेज नहीं रहते हैं एग्रीकल्चर में, उनके पास जो है कल्टिवेशन के लिए बहुत सफिशेंट लैंड होती है, मतलब उनके लिए सफिशेंट होती है उतनी लैंड। पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ 4, मतलब पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज थी, ये आपको याद करना है। 450 फैमिली याद रखना है, 450 फैमिलीज थी, उसमें जो 1/3 था वो लैंडलेस थी। तो आप ये अपना परसेंटेज निकाल लीजिए, 1/4 इंटू 450 पता चल जाएगा। तो दैट इज़ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। और उसमें से बहुत से लोग जो थे दलित्स थे और उनके पास कल्टिवेशन के लिए लैंड ही नहीं थी। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज ओके, यहाँ पर पूरा सर्वे लिखा हुआ है, ये आपको याद करना है। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स एंड लैंडलेस than 2 hectares in size. Okay, cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. तो इतना adequate income नहीं मिल पाता था farmers की family को इस cultivation से। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. Picture में आप ऊपर देख सकते हैं अपनी बुक के। These are cultivated by the small farmer. ये जो थी small farmers cultivate करते थे. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. और कम से कम आधा जो पार्ट था, आधे से ज़्यादा ही जो एरिया था पूरे विलेज का, वो प्लॉट से कवर था, जो कि बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया था, बहुत लार्ज साइज में था। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मिडल इन लार्ज फार्मर्स। यहाँ पर आपको याद करना है, जो 60 फैमिलीज थी वो मिडल और लार्ज फार्मर्स थे, इंक्लूड करते थे, जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करते थे। और जो फ्यू लार्ज फार्मर्स थे उनके पास 10 हेक्टेयर या ज़्यादा ही थी लैंड कल्टीवेट करने के लिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर ये सारा जो भी है सर्वे आप देख रहे हैं, ये आपको एक बार रीड मारना है, यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए, और इनके ऊपर ये जो सर्वेज हैं इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी बना दूँगी, पर पहले हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस बनाऊँगी। तो इसलिए कह रही हूँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर ये जो डिस्कशंस होती है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कशंस। ये भी आपका होमवर्क है। देन हमारा ये वाला ओके, यहाँ पर आता है 5th टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करवाता था। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया। देन लैंड के बाद जो है वो लेबर आता था हमारा, सॉरी ये बार बार ऊपर जा रहा है, ओके। तो लैंड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फैक्टर जो है प्रोडक्शन का, वो होती है लेबर।
फार्मिंग जो है कुछ ग्रेट मतलब हार्ड वर्क चाहिए होता है फार्मिंग में। तो जो स्मॉल फार्मर्स थे अपनी फैमिलीज के साथ वो एक फील्ड कल्टीवेट करते थे, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मतलब उनको फिर लेबर प्रोवाइड करवानी पड़ती थी फार्मिंग के लिए। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स। वो फार्म लेबरर्स जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो फार्म लेबरर्स जो है हायर करते थे, जो कि वो उनकी फील्ड पे काम कर सकें। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर whom दे वर्क। ओके, देन वेजेस, ओके, उनके लिए वो ना वेजेस, सबको पता है वेजेस क्या होता है। तो वेजेस बेसिकली आप समझ लो कि जो फीस दी जाती है, फीस नहीं कह रही, जो सैलरी हो गई जो फार्म लेबरर्स को दी जाती थी, तो उनको काम करने पे कुछ एक्सचेंज में ही मिलता था, उनको वेजेस कहते हैं। तो वेजेस वो कैश में भी हो सकती हैं, काइंड में भी हो सकती है, जैसे कि क्रॉप, आपने कैश नहीं दी तो उनको बदले में क्रॉप दे दी, ठीक है, तो वो काइंड हो गया। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, उनको कुछ मील्स भी खाने के लिए भी दिया जाता था। वेजेस वेराई वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेजेस जो है रीजन टू रीजन जो है वेरी करती थी, मतलब अगर इस रीजन में पैसे दिए जाते हैं, दूसरे रीजन में कुछ खाने को दिया जाता है, देन तीसरे रीजन अलग रीजन में उनको क्रॉप्स दी जाती है एक्सचेंज में, तो वो अलग अलग जगह के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता था। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। ठीक है, मतलब अगर कोई फार्मर वीट ग्रो करता है, वीट की कल्टीवेशन करता है, तो उसको खाने को दिया जाएगा या वीट दे देंगे, तो ये अलग अलग। ओके, देर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। वो मतलब पूरे दिन के लिए भी काम कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फार्म लेबर पूरे दिन के लिए काम कर रहा है, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए बुलाया बस, या फिर उनको पूरे साल के लिए वहाँ पर रखना पड़ता था। डाला, ओके, यहाँ पर एक वो दी हुई है, डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। जो डाला एक इंसान है वो लैंडलेस फार्म लेबर था, उसके पास कोई लैंड नहीं थी, पर वो किसी और के उस पर काम करता था डेली वेज रेट में, मतलब उसको हर रोज़ एक वो दी जाती थी, उस पर करता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, मतलब उसको हर रोज़ किसी ना किसी काम के लिए देखना पड़ता था, मतलब कभी किसी के घर जाता था, उनसे पूछता था कि तुम्हें कोई फार्मिंग एक्टिविटी करवानी हो, तो ऐसे। द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक वेज रेट सेट कर दिया था हर फार्म लेबरर का, वो था ₹300 पर डे, मार्च 2017 में। पर डाला को सिर्फ ₹160 मिलते थे। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्किंग अमंग द फार्म लेबरर्स, बहुत कंपटीशन रहता था, सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो मतलब लोग फिर लोअर वेज रेट में भी काम करना शुरू कर दिया था। तो डाला जो है इस सिचुएशन को कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, जो एक अदर फार्म लेबर था, उससे कंप्लेन की। तो बोथ जो डाला और रामकली थे वो पुअरेस्ट पीपल थे विलेज के। ठीक है, यहाँ पर आप स्टोरी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिक्स्थ वाला आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं उनके बारे में। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। तो अच्छा, अब की जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसमें आपको अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, तो तुम्हें अलग अलग कैपिटल भी यूज़ करनी पड़ेगी और उसके लिए मनी चाहिए, पहले इतनी नहीं यूज़ करनी पड़ती थी। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी। बहुत से जो स्मॉल फार्मर्स थे वो मनी किसी से उधार लेते थे जिससे कि वो कैपिटल अरेंज कर पाएँ, और दे बोरो फ्रॉम लैंड जो लार्ज लैंड फार्मर्स थे, और जो विलेज मनी लेंडर्स थे जो मनी देते थे, और जो ट्रेडर्स थे उनसे
जो कि बहुत से इनपुट्स मतलब कैपिटल ही हो गया कल्टीवेशन के लिए, वो जो सप्लाई करते थे उनसे वो उधार मांगते थे। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था ना उन लोन्स पे, लेंड जो करते मनी लेंडर्स लोन ही देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। दे आर पुट टू ग्रेट, और उससे क्या होता था, वो रीपे उसको कर ही नहीं पाते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देन सेकंड आता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। तो अब स्मॉल फार्मर्स जो थे वो तो थे ही, अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उनके पास अपनी सेविंग्स होती थी फार्मिंग के लिए। फार्मिंग से जो कमाते थे तो वो सेव भी कर लेते थे थोड़ा। दे आर दस एबल टू अरेंज, तो वो अरेंज कर पाते थे कैपिटल जो उनको चाहिए होती थी। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो अपनी सेविंग भी निकाल लेते थे, और जो स्मॉल फार्मर्स थे दे आर नॉट एबल टू सेव एनी मनी। ओके देन सेवेंथ आता है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सपोज करना है हमें कि एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया अपने लैंड पे तीन फैक्टर्स यूज़ करके प्रोडक्शन के। वीट जो है वो हार्वेस्ट हुआ, फिर प्रोडक्शन भी हो गई उसकी कम्प्लीटली। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? तो वीट से वो फार्मर क्या करेगा? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली। सबसे पहले तो वो अपना फैमिली कंजम्पशन के लिए निकालेगा, और जो सरप्लस वीट होगा वो सेल कर देगा। तो जो स्मॉल फार्मर्स है जैसे कि सविता और गोविंद, ऊपर जो उनकी स्टोरी लिखी गई है वो पढ़ना, उनका जो बेटा है वो उसके पास बहुत ही लिटिल सरप्लस है वीट का, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन हुई है वो ही कम हुई है, तो उससे उसको अपना कंजम्पशन का भी निकालना है, अपने उसका सरप्लस वीट जो है वो सेल भी करना है, तो इसलिए वो सेव नहीं कर पाते। दैट इज़ द मेन रीज़न, इस टॉपिक में यही लिखा हुआ है। तो अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ये आपको पूरी वो दी हुई है, तो बेसिकली इसमें ये लिखा गया है कि जब उनका प्रोड्यूस ही कम निकलेगा, तो उसमें से उनको कंजम्पशन के लिए भी निकालना है, तो सरप्लस ऑब्वियसली कम बचेगा, तो वो सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्मॉल फार्मर्स जो है वो सेव नहीं कर पाते, और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ये आप ये वाला रीड करना है आपको, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो आप रीड करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और अगर आपको किसी और की भी और चीज़ की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो डाल सकती हूँ। तो लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।